हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज मैं कोई ट्यूटोरियल लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि आज मैं लेकर आया हूँ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जो मुझे पहले ही लेकर आना चाहिए था। गवर्नमेंट की इस डिसीजन के बारे में एक वीडियो मुझे शुरू में बनाना चाहिए था, बट लेट हो गया। कोई बात नहीं है, बेटर लेट देन नेवर। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो वीडियो है, यह है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज सीईटी, जिसको रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। और यह एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा आपके लिए, जो जिसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए, और जो दूसरा है कॉलम वह है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज सीईटी। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है? जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जिसे हम एनआरए भी कहते हैं, यह एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, यानी इसका काम है रिक्रूटमेंट का जो भी प्रोसीजर है उसको हैंडल करना, यानी एडमिट कार्ड इशू करना, एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना, उसे स्क्रीन करना, वगैरह वगैरह। दैट इज एनआरए का जो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। इनिशियली इसके अंडर में 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं। पहला है एसएससी, दूसरा है आरआरबी, दैट इज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और आईबीपीएस, दैट इज बैंकिंग। तो 2021 में जो शुरू होने वाला है उसमें इनिशियली 3 ही चीज आने वाले हैं, वह है एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस। लेकिन जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वह जो एग्जाम कंडक्ट करेगी, उस एग्जामिनेशन का जो नाम होगा वह होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज सीईटी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, यानी इसका काम है एग्जाम से पहले का सारा जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करना, और एग्जाम के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करना भी एनआरए का ही काम होगा। और वह जो एग्जामिनेशन होने वाला है उस एग्जाम का नाम होगा सीईटी, दैट इज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं बताना चाहूंगा आप सबको। पहला है टू बी इम्प्लीमेंटेड, यह लागू कब से होगा? यह लागू होगा 2021 से। हो सकता है 2020 में एग्जाम हो इसका, दिसंबर में, अभी काफी कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन जो लागू होने वाला है वह 2021 से लागू होगा। और एग्जाम साल में कितनी बार ली जाएगी? तो एग्जाम साल में 2 बार ली जाएगी। और उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस के टाइप्स होंगे वह किस तरह के होंगे? तो वे सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, दैट इज एमसीक्यू, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे। स्कोर क्या होगा? आपका जो भी स्कोर होगा, सपोज 200 क्वेश्चंस थे, 200 मार्क्स आपको आने चाहिए, लेकिन आपको आया 50 मार्क्स, तो वह आपका कट ऑफ मार्क्स हो गया, यानी 50 मार्क्स जो हुआ आपका वह कट ऑफ मार्क्स हो गया। इसके क्या क्या नुकसान है वह मैं आगे बताने वाला हूं। अब वो जो आपका कट ऑफ मार्क्स हुआ उसका वैलिडिटी कब तक का है? तो वह 3 साल तक का है। 3 साल तक यह वैलिड रहेगा, और 3 साल के बाद में फिर से आपको सीईटी क्लियर करना पड़ेगा। मान लिया कि आपको 200 में से 50 नंबर मिला, तो आपका कट ऑफ हो गया। अब अगर फर्दर मेंस के लिए सपोज एसएससी वैकेंसी निकालती है, या रेलवे वैकेंसी निकालती है, या बैंकिंग आईबीपीएस वैकेंसी निकालती है, और वे जो एलिजिबिलिटी सेट करते हैं वह 80 मार्क्स एंड अबव, और आपका तो 50 मार्क्स ही है, तो आप रह जा रहे हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर 3 साल तक ऐसा ही होता रहा कि किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, तो फिर वह जो कट ऑफ है, वह जो सीईटी आपने क्लियर किया है, वो आपके किसी भी काम का नहीं है। तो इसके लिए जो सीईटी है, वह आपको जो भी मार्क्स पहले एग्जाम में मिला है उसके अलावा 2 एडिशनल एग्जाम्स, 2 एडिशनल चांसेस आपको दिए जाएंगे, और 3 एग्जाम्स आप देंगे, और उसमें से जो भी आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा वह आपका कट ऑफ मार्क्स सेट होगा।
चांसेस कितने हैं? अनलिमिटेड है। यानी 3 साल में आपने जो भी चांसेस अवेल किया, 3 साल के बाद फिर से आप एग्जाम दे सकते हैं, या तब तक एग्जाम सीईटी का दे सकते हैं जब तक आप अपर एज लिमिट क्रॉस नहीं कर जाते। अब जो एग्जाम्स होंगे वो कितने लैंग्वेजेस में होंगे? तो एग्जाम्स होंगे वह 12 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में होंगे। यानी हिंदी और इंग्लिश में तो होंगे ही, इसके अलावा और भी कई सारे शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है जिनमें से 12 को लिया गया है। अब हम आते हैं कुछ इसके सैलिएंट फीचर्स पे। यानी सीईटी का जो कंसेप्ट है, इससे हमें क्या क्या फायदे हैं? गवर्नमेंट की जो कोशिश है, उस कोशिश का एम क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन क्यों किया गया? इसके बहुत सारे फायदे हैं और थोड़े बहुत नुकसान भी हो सकते हैं, विच इज नॉट येट क्लियर। पहला फायदा यह है कि द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट। इसके कुछ जो सैलिएंट फीचर्स है वह यह है, इट इंक्लूड्स बैंक, एसएससी एंड रेलवे एग्जाम। यानी बैंक का एग्जाम अब तक सेपरेट होता था, एसएससी के एग्जाम भी सेपरेट और रेलवे के एग्जाम भी सेपरेट। यानी सबका प्री भी आप सेपरेटली क्लियर करते थे और मेंस भी आप सेपरेटली क्लियर करते थे। प्री के लिए एक ही एग्जाम होगा और आप रेलवेज, बैंकिंग और एसएससी तीनों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 2021। अभी तो गठन हुआ है, इसमें बहुत सारे काम करने हैं सरकार को, इसलिए यह जो एप्लीकेबल होगा, यह जो लागू होगा, वह 2021 से होगा, अभी 2020 से लागू नहीं होगा। इनिशियली द एनआरए विल कंडक्ट सीईटी ट्वाइस अ ईयर। शुरू में अभी तक का जो डिसीजन है सरकार का कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी दैट इज एनआरए जो एग्जाम कंडक्ट करेगी वह साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करेगी। सीईटी का एग्जाम साल में 2 बार होगा। बाद में इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट, लेकिन फिलहाल साल में 2 बार की ही बात आ रही है। सेपरेट एग्जाम फॉर ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी एंड 10th लेवल। अब ऐसा नहीं है कि सीईटी का एग्जाम आपने क्लियर कर लिया तो आप ग्रेजुएट लेवल के लिए भी आप एलिजिबल हो गए, सीएचएसएल के लिए भी एलिजिबल हो गए और 10th लेवल के लिए भी एलिजिबल हो गए। ऐसा नहीं है। आपको अगर ग्रेजुएट लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल होना है तो उसके लिए आपको ग्रेजुएट लेवल का सीईटी क्लियर करना होगा। उस तरह से ही आपको 10+2 और 10th लेवल का सीईटी भी सेपरेटली क्लियर करना होगा, तभी जाकर आप तीनों एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होंगे। रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर एंड एडमिट कार्ड्स, डिस्प्ले ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, मेरिट लिस्ट विल बी डन ऑनलाइन। अब इसमें सारा कुछ ऑनलाइन होगा। सबसे पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन रोल नंबर इशू किया जाएगा, एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही इशू किया जाएगा, और आपको कितने नंबर मिले हैं, आपका परफॉर्मेंस क्या रहा है और आपको कितने मार्क्स मिले हैं वह भी डिस्प्ले किया जाएगा ऑनलाइन ही, और मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन तैयार किया जाएगा और ऑनलाइन ही आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। सो इसके सारे प्रोसेस ऑनलाइन होने वाले। और लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मे बी स्क्रीन्ड आउट ड्यूरिंग सीईटी। अब सीईटी का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं और आपको अगर 40 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 200, तो आप यह मानकर चलिए कि आप स्क्रीन आउट हो गए हैं। आप मेंस के किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि चाहे एसएससी हो, रेलवेज हो या बैंकिंग हो, अपने मेंस के लिए कट ऑफ 40 तो बिल्कुल रखने वाला नहीं है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स स्क्रीन आउट हो जाएंगे। इसलिए सीईटी को इतना आसान आप ना समझे। जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं हर सब्जेक्ट्स के लिए, उसी तरह से आप मेहनत करते रहें, सीईटी आप अच्छे नंबर से क्लियर करेंगे।
द फॉर्मेट ऑफ सीईटी एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। सीईटी का फॉर्मेट होगा, एग्जाम का जो फॉर्मेट होगा वह ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 12 शेड्यूल लैंग्वेजेस में इसके एग्जाम किए जाएंगे। यानी अगर कोई कन्नड़ है, अगर कोई मलयाली है, तो वह मलयालम लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता है, कन्नड़ लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता है, वह हिंदी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता है। Based on the score obtained through CET, the selection will be made through separate specialized exams. अब CET में आपको जो भी नंबर मिले, जैसा कि मैंने बताया है, वह आपका कट ऑफ सेट हो गया। अब सेपरेट वैकेंसीज निकलेगी एसएससी के द्वारा, बैंक्स के द्वारा और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, और वह प्री एग्जाम्स नहीं लेंगे क्योंकि आपने प्री एग्जाम्स ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। तो वह मेंस के लिए कट ऑफ सेट करेंगे और वह एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे जिसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा कि भाई हमें इतना कट ऑफ वाले की ही जरूरत है, और अगर उस कट ऑफ से आपका मार्क्स कम है तो आप उस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सो स्पेशलाइज्ड एग्जाम्स जैसे टायर 2 है, टायर 3 है, वो अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसी जैसे बैंक्स का आईबीपीएस है, आरआरबी है रेलवे के लिए, और दूसरे डिपार्टमेंट के लिए जो एसएससी है वे कंडक्ट करेंगी। सीईटी का काम है सिर्फ टायर 1 क्लियर कराना बच्चों से, ताकि वह और सारे एग्जाम्स के लिए जो एसएससी कंडक्ट करती है उसके लिए वह एलिजिबल हो जाए। द सीईटी स्कोर या कट ऑफ विल बी वैलिड फॉर 3 years। यानी सीईटी का जो स्कोर होगा या जो भी कट ऑफ होगा वह 3 सालों के लिए वैलिड होगा, और कैंडिडेट को जो भी मार्क्स मिलेगा वह मार्क्स उस कैंडिडेट का कट ऑफ होगा। तो अगर किसी को 200 में से 50 मार्क्स मिले तो उसका कट ऑफ क्या हो गया, उसका कट ऑफ हुआ 50। किसी को 200 में से 90 मार्क्स मिले तो उसका कट ऑफ हो गया 90 मार्क्स। अब जो मेंस की वैकेंसी निकलेगी तो उसमें एलिजिबिलिटी में अगर यह मांगा जाएगा कि भाई हमें 90 मार्क्स कट ऑफ वाले ही चाहिए, तो जिसका कट ऑफ 90 है वह तो एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन जिसका कट ऑफ 50 है वह बिल्कुल एलिजिबल टायर 2 या टायर 3 के लिए नहीं होगा। एज रिलैक्सेशन विल रिमेन एज एप्लीकेबल एंड विल बी नोटिफाइड इफ देयर आर एनी चेंजेस। अब जो एज रिलैक्सेशन है जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, या और भी कई है, जो भी रिलैक्सेशन है वह जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर उसमें कोई बदलाव किया गया तो वह इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम नोटिफाई कर दिया जाएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज अनलिमिटेड प्रोवाइडेड द अपर एज लिमिट इज नॉट क्रॉस्ड। अब जो सीईटी के लिए जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, आप कितनी बार सीईटी एग्जाम में बैठ सकते हो, यह अनलिमिटेड है। आप जितना मर्जी में है उतनी बार आप बैठ सकते हो, लेकिन अगर एक बार आपने अपर एज लिमिट आपने क्रॉस कर लिया तो आप सीईटी के लिए एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट्स कैन शेड्यूल टेस्ट एंड चूज सेंटर ऑफ देयर चॉइस। अब यह एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज है कि कैंडिडेट्स जो टेस्ट का शेड्यूल है, यानी सपोज किसी के घर में कोई फंक्शन है फलाने डेट को, तो वह डेट उसे सूट नहीं कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली वह कोई दूसरा डेट वह चूज कर सकता है, या फिर जो सेंटर ऑफ एग्जाम है वह भी अपने सुविधा के अनुसार वह चूज कर सकता है। सीईटी स्कोर कैन बी शेयर्ड विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटीज, पीएसयूज, प्राइवेट सेक्टर। अब इससे एक फायदा और भी है कि सीईटी का जो भी आपको स्कोर मिला है, सीईटी में आपने जितना भी स्कोर किया है वह आपका कट ऑफ तो सेट हो गया, लेकिन वह सिर्फ एसएससी और रेलवेज और बैंकिंग के लिए ही नहीं होगा, बल्कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है आपके स्कोर को वह सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या फिर प्राइवेट सेक्टर की जितने भी फॉर्म्स है
उनके साथ भी शेयर करेगी और उन्हें यह फायदा होगा कि एक सीईटी क्वालिफाइड बंदा उन्हें मिल जाएगा। यानी अगर कोई बंदा सीईटी क्वालिफाइड है तो उसका एक लेवल तो है, तो इससे फायदा कैंडिडेट को भी होने वाला है और जो डिफरेंट एजेंसीज है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज हो या यूनियन टेरिटरीज के हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के हो या फिर प्राइवेट सेक्टर्स के हो, उनको भी फायदा पहुंचने वाला है। Would also help the organizations in saving cost and time spent on conducting examination। अब इससे एक फायदा और भी होगा कि सिर्फ एसएससी, बैंकिंग और रेलवेज ही नहीं, बल्कि स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज में या फिर प्राइवेट सेक्टर्स में जितने सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज है जो एक इनिशियल एग्जाम्स लिया करते थे, वह अब उन्हें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे फायदा क्या होगा कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में जो उन्हें पैसे खर्च करने पड़ते थे या फिर समय उनकी लगती थी, वह सारा कुछ बच जाएगा। मैं समझता हूं वे सारे भी C2 को प्रेफर करेंगे। NRA will reduce burden of multiple examinations conducted by multiple agencies। अब NRA से एक फायदा ये होगा और यह सबको फायदा होगा कि जो कैंडिडेट्स पे मल्टीपल एग्जाम्स, यानी साल में कोई 10 एग्जाम्स दे रहा है, कोई 15 एग्जाम्स दे रहा है, कोई 4 दे रहा है और इंडिया के अलग अलग शहरों में जाकर एग्जाम दे रहा है, तो यह जो बर्डन होता था कैंडिडेट्स के ऊपर, वह बर्डन अब कम होने वाला है। और इसके अलावा जो एग्जॉर्बिटेंट फीस, यानी बहुत सारा फीस जो कैंडिडेट्स किया करते थे एग्जामिनेशंस के लिए, वे बचा पाएंगे। और साल में कई बार अलग अलग एग्जाम्स में वे बैठते थे और देश के कोने कोने जाकर अपना पॉकेट ढीला करते थे, वे भी उनका बचने वाला है। रिड्यूस टाइम टेकन इन सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस में जो क्या होता था, टायर 1 का एग्जाम हुआ, टायर 1 का एग्जाम का नोटिफिकेशन 2 महीना पहले हुआ, 2 महीने के बाद एग्जाम कंडक्ट हुआ और उसके 3 महीने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। तो यह जो 5 महीने का समय होता था वह अब बच जाएगा कैंडिडेट्स का। यानी NRA विल रिड्यूस टाइम टेकन इन सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में जो भी समय लगता था उस समय को NRA कम करेगा। CET will be conducted at over 1000 centers। CET इंडिया के करीब करीब 1000 या उससे अधिक सेंटर्स पे एग्जाम कंडक्ट करेगी और इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जामिनेशन सेंटर होगा। अब इससे सबसे बड़ा फायदा किसको होने वाला है? जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो रूरल लोग हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, गरीब हैं, जिनको शहर तक एक्सेस नहीं है, इंटरनेट एक्सेस नहीं है, उनको अंडर प्रिविलेज्ड है, जो गरीब है, दबे हुए हैं, उनको, और जो खासकर महिलाएं हैं, जो दिल्ली की कोई महिला है, अगर उसे एग्जाम देना होता है तो कई बार वो चेन्नई चली जाती है और उसके साथ कोई फैमिली का व्यक्ति उसके साथ जाता है, तो यह उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो द रूरल अंडर प्रिविलेज्ड एंड विमेन कैंडिडेट्स विल हैव बेटर एक्सेस, यानी उनके लिए यह बहुत ही फायदा करने वाला। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि यह जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा और काफ़ी मदद इससे मिलेगी। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक सरकार ने क्लियर नहीं किया है, जैसे सिलेबस क्या होगा, या सरकार ने क्लियर नहीं किया है, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे ही सरकार क्लियर करेगी आप सबको पता चल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस एंड हैप्पी टाइम।